प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत पठनीय है। मेघदूत दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। इस वीडियो में हम पूर्व मेघदूत के श्लोक संख्या 15 से लेकर 18 तक का अध्ययन करेंगे। रत्न छाया व्यतिकर इव। रत्नों की छाया के व्यतिकर मिश्रण के इव समान प्रेक्ष्यम दर्शनीय आखंडलस्य इंद्र का एतत् धनुः खंडम, यह धनुष का टुकड़ा पुरस्तात् सामने वल्मीक अग्रात बाम्बी के अग्र भाग से प्रभवती निकल रहा है क्या? येन जिससे कि ते तुम्हारा श्यामम सांवला वपुः शरीर स्फुरित चमकने वाले रुचिना मोर पंख के बरहेण, मोर पंख की कांति के समान विष्णोः, भगवान विष्णु के सांवले शरीर के समान अतितराम अत्यधिक कांतिन को, शोभा को आपत्स्यते प्राप्त कर लेगा। यक्ष मेघ को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मेघ, तुम यहाँ से जब अलका नगरी की तरफ प्रस्थान करोगे तो वर्षा काल में काले मेघ के टुकड़े के बीच चमकती हुई बिजली किस प्रकार शोभित होगी, वह एक दर्शनीय विषय होगा। वर्षा काल में मेघ में सप्तरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसी इंद्रधनुष के बारे में कालिदास प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं। वह इंद्रधनुष इस प्रकार प्रतीत होता है मानो 7 रत्नों की कांतियों का मिश्रण हो गया हो। उसमें हीरा, मूंगा, नीलम आदि जो 7 रत्न हैं, जो 7 रंगों के होते हैं, उन 7 रंगों के 7 रत्नों का मिश्रित स्वरूप जैसा ही होता है इंद्रधनुष। और वह इंद्रधनुष जब काले काले मेघ में चमकेगा तो ऐसा लगेगा मानो काले मेघ रूपी बाम्बी के अंदर से सप्तरंगी 7 रत्नों की कांतियों का मिश्रण के समान वह इंद्रधनुष बाहर निकल रहा है। उस समय तुम इस प्रकार प्रतीत होंगे मानो सांवले कृष्ण ने ग्वाले का वेश धारण करते समय अपने सिर पर मोर मुकुट धारण कर लिया हो। कृष्ण ने जब ग्वाल रूप धारण किया था उस समय उनका सांवला शरीर था और वह अपने सिर पर, मस्तक पर मयूर पंख का मुकुट धारण करते थे। तो मयूर पंख जैसा तो है इंद्रधनुष तथा कृष्ण का शरीर जैसा सांवले वर्ण का है मेघ। तो मेघ को कृष्ण के शरीर के सदृश बताया गया है तथा इंद्रधनुष को
मोर पंख से निर्मित मुकुट के सदृश बताया गया है। बहुत सुंदर ही उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। अग्रिम श्लोक में मेघ के मालवा देश पहुँचने का वर्णन करते हुए कालिदास कह रहे हैं, त्वया आयतम कृषि फलम इति। कृषि खेती का फल परिणाम, हे मेघ त्वयि आयतम तुम्हारे अधीन है, इसलिए भ्रू विलास अनभिज्ञयी, भोहों के विलास से अनजान, भोहों के विलास से अपरिचित, प्रीति स्निग्धई प्रेम से स्नेहमय, जनपद वधू लोचनई ग्रामीण बहुओं के नेत्रों के द्वारा पिए जाते हुए तुम सद्य शीघ्र ही शीर उत्कर्षण हल चलाने से सुरभि सुगंधित क्षेत्रम खेतों वाले मालम माल देश पर आरूह्य चढ़कर किंचित कुछ पश्चात पश्चिम की ओर व्रज जाना, लेकिन भूय फिर से लघु गति हल्की गति वाले होकर उत्तरेण एवं उत्तर दिशा की ओर ही जाना। यक्ष मेघ से कह रहे हैं कि हे मेघ तुम मालवा नगर जाना, मालवा देश जाना, जहाँ अभी अभी खेतों में हल चले हैं, जिस कारण वहाँ का वातावरण सुगंधित हो गया है। वहाँ की भोली भाली वधुएं जो कटाक्षों को हाव भावों को नहीं जानती, वो बड़े प्रेम के साथ तुम्हें देखेगी, अपने नेत्रों से मानो तुम्हें पी लेगी। ऐसे मालवा देश पे तुम जाना, वहाँ भरपूर बरसात करना, खेतों को सींचना, फिर कुछ पीछे की और पश्चिम की तरफ भी बरसात करना, और फिर जब तुम्हारा पानी निकल जाएगा तो तुम बिल्कुल हल्के हो जाओगे, शीघ्रगामी हो जाओगे, द्रुततर गति वाले हो जाओगे, और ऐसे हल्के होकर के तुम वापस उत्तर दिशा की ओर ही जाना। कारण तुम्हारी मंजिल है अलका नगरी और वह उत्तर दिशा में ही स्थित है। त्वामासार प्रशमित वनोपलवम साधु मूर्धना। जब तुम मालवा से उत्तर की ओर प्रस्थान करोगे तो तुम्हें आम्रकूट नामक पर्वत दिखाई देगा। उस आम्रकूट पर्वत का वर्णन कवि कर रहे हैं। आम्रकूटः सानुमान, आम्रकूट पर्वत, आसार प्रशमित वनोपलवम। आसार मूसलाधार बरसात से प्रशमित शांत कर दी गई है, जिसकी वनोपलवम दावाग्नि। अध्वम श्रम परिगतम, अध्व मार्ग के श्रम परिश्रम से परिगतम थक कर पहुँचे हुए त्वाम तुमको वह आम्रकूट पर्वत साधु भली भांति मूर्धना सिर पर वक्ष्यति रखेगा। क्यों? क्योंकि क्षुद्रः अपि तुच्छ व्यक्ति भी संश्रयाय आश्रय में मित्रे प्राप्ते मित्र के आ जाने पर प्रथम सुकृत अपेक्षया पहले किए गए उपकार की अपेक्षा के कारण विमुखः न भवति, विमुख नहीं होता है। तो किम पुनः, फिर उसका तो कहना ही क्या, यह तथा उच्चई जो कि इतना ऊंचा है। प्रस्तुत श्लोक के अंतिम दो चरण में अर्थांतरन्यास अलंकार है। जहाँ सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। प्रस्तुत श्लोक में आम्रकूट पर्वत मेघ का स्वागत कर रहा है, क्योंकि पर्वत और मेघ परस्पर मित्र माने जाते हैं।
आम्रकूट पर्वत पर भयंकर दावाग्नि लगी हुई है। दावाग्नि क्या होती है? जंगलों में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जब भयंकर लू चलती है, प्रचंड गर्म हवाएं चलती है, तो मोटे मोटे देवदारू आदि के वृक्षों की शाखाएं, तने परस्पर रगड़ जाते हैं और परस्पर घर्षण के कारण चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और वो चिंगारी बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर लेती है और पूरे जंगल को ही अपने वश में कर लेती है। उस दावाग्नि से पीड़ित है आम्रकूट पर्वत। उस आम्रकूट पर्वत पर लगी हुई दावाग्नि को मेघ अपने जल से बुझाकर शांत कर देगा, क्योंकि यह देखा गया है कि दावाग्नि केवल वर्षा के जल से ही शांत होती है। आजकल तो हेलीकॉप्टर आदि से भी पहाड़ों की आग को बुझाने के लिए जल डाला जाता है, लेकिन उससे भी वो पूरी तरह बुझती नहीं है। लेकिन एक अगर मूसलाधार बरसात हो जाए तो वो दावाग्नि पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो मेघ ने आकर आम्रकूट पर्वत को दावाग्नि से मुक्त किया, उसको पीड़ा से बचाया। तो आम्रकूट पर्वत ने भी मेघ को अपने सिर पर धारण किया, उसको बड़े स्वागत के साथ। जब हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति आपको सिर पे बिठा रहा है, इसका मतलब बहुत अधिक आपको सम्मान दे रहा है, तो वह अपने सिर पर धारण करेगा। इसका कारण बता रहे हैं कालिदास कि कोई तुच्छ व्यक्ति के घर पे भी अगर कोई मित्र आ जाता है और एक ऐसा मित्र जिसने पहले उसका उपकार किया है, तो ऐसे मित्र को पाकर तुझ से तुच्छ व्यक्ति भी विमुख नहीं होता। तो जो पहाड़ इतना ऊंचा है वो भला अपने मित्र से कैसे मुंह मोड़ सकता है, क्योंकि मेघ तो ऐसा मित्र है जिसने आम्रकूट को दावाग्नि की पीड़ा से मुक्त करके उसका प्रथम उपकार किया है, इसलिए वो उसको अवश्य ही अपने सिर पर धारण करेगा। आम्रकूट पर्वत मतलब आमों से घिरा हुआ पर्वत है ना, मैंगो से, आमों से घिरा हुआ पर्वत। उसकी शोभा का वर्णन है। छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः कानना आम्रई स्निग्ध वेणी सवर्णे। स्निग्ध चिकनी वेणी चोटी के समान वर्णे रंग वाले। हे मेघ, त्वयि तुम्हारे शिखरम पहाड़ की चोटी पर आरूढ़े चढ़ जाने पर परिणत फल द्योति भी, पके हुए फलों की कांति वाला वो कानन आम्रई आम्रकूट पर्वत कैसा लगेगा कि छन्नोपान्तः, जिसका चारों ओर का भाग जो है वो तो पीले पीले जंगली आमों से ढका हुआ है, व्याप्त है, और मध्य श्याम और उसके बीच में काले काले काली चिकनी चोटी के समान बैठ गए हो तुम, तो वो ऐसा लगेगा मानो शेष विस्तार पांडु। सारा विस्तृत भाग तो है पीला, भूवह पृथ्वी के स्तन का, और बीच में है काले काले तुम। माँ वो ऐसे दृश्य को अमर मिथुन देवताओं के जोड़ों के द्वारा प्रेक्षणीयाम दर्शनीय अवस्था को तुम नूनम यास्यति अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। भावार्थ यह है कि हे मेघ, तुम पीले पीले जंगली आमों से घिरे हुए उस आम्रकूट पर्वत के शिखर पर बीचों बीच जब बैठोगे तो वो आम्रकूट पर्वत पृथ्वी माता के स्तन के समान पर प्रतीत होगा, पृथ्वी के धरा के वक्षस्थल के समान प्रतीत होगा, जो वक्षस्थल का विस्तृत चारों ओर का भाग तो पीला है और मध्य भाग काले रंग का है।